आप जानते हैं कि कर्नाटक चुनावों में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी दक्षिण भारत से गायब हो चुकी है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से किसी भी एक राज्य में फिलहाल बीजेपी सत्ता में नहीं है। कौन से वो 5 बड़े कारण हैं जिस वजह से बीजेपी की हार हुई है दक्षिण भारत में, उस कर्नाटक में जिसे कहा जाता है कि वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है? क्यों बीजेपी की वहां पर धर्म वाली पॉलिटिक्स नहीं चली? क्या वजह रही कि बजरंगबली का आशीर्वाद बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिल गया? और क्यों यह कहा जा रहा है कि बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस को ज्यादा मिला है? कांग्रेस को इस मुद्दे का ज्यादा फायदा हुआ, जबकि यह मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी माना जा रहा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन इलाकों से गुजरी, वहां पर क्या रहे चुनावी नतीजे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 19 जिलों में रैलियां की थी, वहां पर क्या निकला नतीजा? और वो जो हिजाब विवाद वाली जगह है, वहां पर बीजेपी जीती, जेडीएस जीती या कांग्रेस? ऐसे बहुतेरे सवाल आपके मन में होंगे, तो हमें लगा कि इस वीडियो के माध्यम से कर्नाटक चुनावों का जो पूरा विश्लेषण है वो आपके सामने रखा जाए और साथ ही 5 प्रमुख वजह बताई जाए जो बीजेपी की करारी हार की वजह और हिंदुत्व की प्रयोगशाला में जो उनका फॉर्मूला था उसके फेल होने की वजह बनी। तो सबसे पहला सवाल यही कि बजरंगबली जो है वो कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जगह कांग्रेस को फायदा पहुंचा, क्योंकि ये लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस लॉजिक की बड़ी सिंपल कहानी है। अगर आप स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे तो जो शाम 5-6 बजे तक नतीजे आए थे उसके मुकाबले 136 सीटें जो हैं वो कांग्रेस हासिल करती है, बीजेपी 65 आती है जिसमें 39 सीटें कम हो जाती हैं और जेडीएस जो है वो 19 सीटें पाती है जो काफी कम है, पिछली बार के मुकाबले 18 सीटें कम है। अब अगर इस वोटिंग पैटर्न पर आप देखेंगे तो इसमें बड़ी संख्या में जो सीट्स है वो कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। बीजेपी की कुल जो माइनस हुई सीटें हैं वो 39 सीटें हैं और 18 सीटें जेडीएस जाती हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी के वोट परसेंटेज पर जाएंगे तो बीजेपी का वोट परसेंटेज का लॉस उतना बड़ा नहीं हुआ है। बीजेपी का वोट परसेंटेज 0.6 गिरा, पिछली बार 36 था, इस बार 35 के आसपास आए। लेकिन जेडीएस का वोट परसेंटेज जो था वो धड़ाम से गिरा है और वो 18 से 13 पर आ गया। और इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, यानी कि बीजेपी जब हिंदुत्व की बात दम चढ़ करने लगी तो उससे मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ और जो जेडीएस की तरफ वोट जाता था वो सारा चला गया एक मुश्त कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उन्हें लगा कांग्रेस शायद जीत सकती है। और इस रिवर्स पोलराइजेशन में बीजेपी अपना बहुत ज्यादा वोट घाटा ना करने के बावजूद, यानी 0.6% वोट घाटा करने के बावजूद 39 सीटें गंवा देती है और जेडीएस जो है वो 18 सीटें गंवाती है और कांग्रेस को 56 सीटों गेन होता है और बजरंगबली का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता है। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका कितना असर रहा। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है अगर आप याद करेंगे तो वो रायचूर से शुरू होती है, बेल्लारी जाती है, चित्रदुर्ग जाती है, तुमकुर जाती है, मांड्या, मैसूर और चामराजनगर जाती है। और इस पूरे रूट में अगर आप देखेंगे तो 7 जिलों की कर्नाटक के अंदर 48 विधानसभा सीटें आती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो हैं वो तकरीबन 21 दिन रहते हैं और 500 किलोमीटर की पदयात्रा, 511 किलोमीटर की पदयात्रा इस 21 दिनों के दौरान वो करते हैं। अब यहां पर जो 48 विधानसभा सीटें हैं, इसमें अगर आप भारत जोड़ो यात्रा की आप बात करेंगे तो 32 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जीत जाती है। 21 दिन कैंपेन, 7 जिलों से गुजरना, 48 सीटों पर गुजरना और 32 सीटें कांग्रेस का जीत जाना, जो कि अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो तकरीबन 66% स्ट्राइक रेट है, जो अच्छा स्ट्राइक रेट पॉलिटिक्स से माना जाता है। 2018 के मुकाबले ये वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस दोगुने से ज्यादा जीतती है। इन्हीं इलाकों में पिछली बार कांग्रेस 15 सीटें जीती थी और इस बार कांग्रेस 32 सीटें जीतती है, जो हमने कहा कि दोगुने ज्यादा हो जाती है। बीजेपी 17 पिछली बार थी, जेडीएस 14 थी और इनसे बड़ी संख्या में सीटें जो हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मिलती है। तो यहां पर आप राहुल गांधी को क्रेडिट दे सकते हैं कि उनके कैंपेन के बाद यहां पर उन्हें फायदा हुआ है। हालांकि बहुत सारे और भी मसले थे जिसमें कर्नाटक के लोकल मुद्दे थे और फैक्टर्स होंगे, लेकिन जिन यात्रा से गुजरी वहां तीसरा सवाल जो लोगों के मन में है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन इलाकों में गए थे वहां पर क्या हुआ? क्या वहां पर बीजेपी को जीत हुई, हार हुई? हालांकि बीजेपी को जानने समझने वाले कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी अपनी साख जो है वो बचा पाई, क्योंकि डीके शिव कुमार और कई जो नेता थे वो बार बार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री यहां पर सरकार चलाने नहीं आएंगे, ये लोकल मुद्दों का चुनाव है, ये 370 या बाकी हिंदुत्व का चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव नहीं है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि इसे प्रधानमंत्री बनाम कांग्रेस ना बनाया जाए, इसे बोम्बोई बनाम कांग्रेस बनाया जाए और उसे बनाने में वो कामयाब रहे। लेकिन जो आंकड़े फैक्ट हैं वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 19 जिलों की 164 विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हैं
और 7 दिन में 19 सभाएं करते हैं। छोटा कार्यकाल था, 7 दिन का 19 सभाएं होती हैं, 6 रोड शो होते हैं, जिसमें 3 तो बैंगलोर में होते हैं, एक मैसूर, कुलबर्गी और एक सीट जो है वो तुमकुरू में होता है। लेकिन 19 जिलों की 164 विधानसभा सीटों में जब आप ओवरऑल आंकड़ों को देखते हैं तो ये थोड़ा निराशाजनक है, बीजेपी के लिए परेशान करने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर 55 सीटें जीती हैं और अगर इस 55 सीटों को आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट केवल 33% है। तो ये कम है। हालांकि 19 सीटों पर जेडीएस को और 90 सीटें यहां कांग्रेस को मिल जाती हैं। तो बीजेपी के लिए आत्मंथन का विषय है। अब इसमें प्रधानमंत्री की वजह से कम हुई है, प्रधानमंत्री वजह से 50-55 आ गई, वरना ये भी नहीं आती, ये भी अपना। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि जिस जगह से हिजाब वाला विवाद शुरू हुआ था वहां पर नतीजा क्या रहा। कर्नाटक के उडुपी में आपको बता दें कि एक कॉलेज से विवाद शुरू हुआ था, जो पहले कॉलेज, फिर जिले में, फिर कर्नाटका में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। मीडिया ने उसकी जबरदस्त कवरेज की थी, बहुत तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे, लेकिन वहां जो नतीजा आया है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। हालांकि नतीजा ये है कि वहां पर बीजेपी जीत गई है और बीजेपी की जीत थोड़ी सी शॉकिंग कुछ लोग को लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह है वहां का जातीय समीकरण। उडुपी वो जगह है जहां पर मंदिर का शहर कहा जाता है और यहां पर 86% जो आबादी है, 86% वो पड़ती है हिंदुओं की। मुसलमानों की आबादी केवल और केवल यहां पर 9% है। मंदिरों का शहर उडुपी कहते हैं और यहां पर यशपाल सुवर्णा जो है उन्हें कैंडिडेट बनाया था बीजेपी ने और उनके फेवर में गया, 32,000 वोटों से जीते, तो ठीक ठाक मार्जिन उन्हें मिला, तकरीबन 1 लाख वोट उन्हें मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वो 67,000 पे थे, जेडीएस 3 नंबर पर थी। तो हिजाब विवाद वाली जगह पर बीजेपी की अच्छी खबर है कि वहां पर वो जीत गए। हार की जो बड़ी वजह है वो है बीजेपी जो जातियां हैं वहां उन्हें साध नहीं पाई। मसलन लिंगायत जो हैं उन्हें वो साध नहीं पाए। लिंगायत वोट जो है बड़ी संख्या में बटा और बीजेपी को यह माना जाता है कि कर्नाटक से ही कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस शुरू किया था, उस समय से ही लिंगायत वोट 3 दशक से इनके साथ रहता है। लेकिन लिंगायत के कुछ बड़े नेता जो थे वो चले गए थे कांग्रेस में, हालांकि वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी में येदुरप्पा साहब थे, लेकिन कहा जा रहा था कि येदुरप्पा जितना कसके लड़ेंगे लिंगायत उतना कसके साथ देंगे। लेकिन जब आप ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो कई नेताओं का यह कहना था कि येदुरप्पा ने भी पूरा जोर नहीं लगाया। येदुरप्पा ने जोर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि येदुरप्पा रिटायर्ड हुए, फिर आए, फिर रैली किए और येदुरप्पा और उनके समर्थकों को लग रहा था कि अगर वो जीत भी जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, उन्हें क्या दे दिया जाएगा, सरकार में मुख्यमंत्री को बनाए नहीं जाएंगे, इसके अलावा जो मिलेगा वो पूरा होगा नहीं। तो पूरी तरह से उनका इन्वॉल्व ना होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो गया। दूसरा, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करके लिंगायत को और एक और जात को दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और वहां से भी ये लाभ नहीं ले पाए। तीसरा, एससी का जो आरक्षण था उसे अलग अलग जातियों में बांट दिया था, जिसके बाद बंजारा और भोवी जातियों ने इसका विरोध किया था और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बीजेपी के खिलाफ जाते गए और बीजेपी का नुकसान करते गए और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि लिंगायत वोटर खासतौर पर इस बार 50% कांग्रेस के पास गया और ये बीजेपी का मजबूत वोट बैंक था। इस वजह से भी बीजेपी की बड़ी हार। सबसे बड़ा मसला जो बीजेपी के हार की वजह बना वो करप्शन था। करप्शन का मसला जो बाद में कांग्रेस ने कैंपेन भी चलाया, पे सीएम, अगर आपको याद हो, पे सीएम कैंपेन एक बहुत बड़ी वजह बना। दरअसल मुंबई कर्नाटक से आने वाले ठेकेदार थे संतोष जी, जिन्होंने अप्रैल 2022 में सुसाइड किया था और सुसाइड नोट में उन्होंने बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा पर आरोप लगाया था कि 40% कमीशन मांगा गया है और बिना कमीशन कोई काम होता नहीं है। कमीशन कर्नाटक में देना मजबूरी हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी एक लेटर लिखा था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था और उनके सुसाइड नोट के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। सितंबर 2022 में कैंपेन शुरू कर दिया, पे सीएम 40% कमीशन, 40% और वो 40% कमीशन, पे सीएम, ये काफी ज्यादा वहां लोगों के बीच चर्चा के केंद्र में आ गया और क्योंकि मुंबई सरकार ने वहां पर करप्शन को लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जो एक मजबूत इमेज वाला होना था। बाद में भी एसआईटी ने कई करोड़ रुपए पकड़े थे, तो कई सारे मामले ऐसे निकल कर आए जो बीजेपी के खिलाफ जाते रहे और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाती रही और कांग्रेस ने सीएम की तस्वीर के साथ एक क्यूआर कोड लगाकर प्रचार किया जिसमें लिखा था पे सीएम, 40% इनको पैसा दीजिए। बीजेपी कहती रही कि जांच करवाएंगे, लेकिन वो जांच करवाने का भरोसा जो दिलाना चाह रहे थे वो भरोसा वो दिला नहीं पाए और इसी की वजह रही कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह बनी जो बीजेपी के हार की प्रमुख। प्रधानमंत्री ने कहा कि 91 बार मुझे गालियां दी गई। तेजस्वी सूर्या और बाकी जो नेता थे वो प्रधानमंत्री को जहरीले सांप वाले इशू को मुद्दा बना रहे थे,
लेकिन ये तमाम जो इशू थे, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो जहरीले सांप का मसला हो, या फिर मसला हो जो गालियों का था कि इतनी बार गालियां दी गई, ये तीनों चारों इशू जो थे ये करप्शन के सामने कहीं ना कहीं दबते नजर आए। और जो एक बहुत बड़ा इशू मुझे लगता है वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा था, लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर नफरत हो गई थी। और क्योंकि बीजेपी ने यहां पर लोकल मुद्दों की बात नहीं की, एक भी बीजेपी के बड़े नेता ने लोकल मुद्दों को नहीं उठाया, धर्म आधारित पॉलिटिक्स की। और कर्नाटक क्योंकि एक तरह का नहीं है, 3-4 कर्नाटक अलग अलग हैं और हर जगह के मसले अलग अलग हैं, तो एक बेल्ट से तो ये हनुमान जी का मामला जो है ये फायदेमंद बीजेपी को पहुंचा गया। लेकिन जो बाकी बेल्ट थे उसमें ये मैसेज चला गया कि ना इनके स्टेट लीडरशिप पर बहुत भरोसा ये जता रहे हैं, ना वहां से बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई हो रही है, ये वही बातें कर रहे हैं जनरल बातें। और लोकल मुद्दों को दरकिनार करना और 5 साल की उपलब्धियों को प्रमुखता से सामने ना रख पाना, और उधर कांग्रेस का लिंगायत वोटरों को पाना, इधर पे सीएम कैंपेन को चला देना, और जिस तरह से बीजेपी के सामने वो लोकल मुद्दों को उठा रहे थे, और डीके शिव कुमार और उनके जो नेता थे उनका सामने आना, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी देश के कितने जगहों पर बची, कितनी जगह पर बीजेपी का झंडा जो है वो भगवा लहरा रहा है। तो अगर 2014 में आप जाएंगे, 2014 के पहले बीजेपी की सत्ता जो है वो केवल 6 राज्यों तक सीमित थी और 21% में इनका शासन था। लेकिन 2018 में बीजेपी का पीक देखने को मिला, जब बीजेपी देश के 19 राज्यों में सत्ता में थी और तकरीबन 76% स्टेट ऐसे थे, या आप कहें कि पूरे देश का भगवा झंडा ऐसा था, झंडा था जो भगवा हो गया था। लेकिन कर्नाटक चुनावों से पहले ये कम हुआ और अब बीजेपी केवल देश के 38% में रह गई है। 15 राज्यों में सत्ता बची है, केवल 38% है। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के लिए चुनाव में नुकसानदायक है वो ये है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में बीजेपी गायब हो गई, एक राज्य में भी सरकार नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक से 25 सांसद आते हैं, 4 तेलंगाना से आते हैं, 29 सांसद जो हैं वो इस बेल्ट से आते हैं, और दक्षिण भारत के कुल अगर सांसदों की बात करेंगे तो 130 शायद आते हैं। तो ये काफी दिलचस्प है। 923 विधायक यहां से आते हैं। तो इन सभी जगहों से बीजेपी का गायब होना ये थोड़ा सा उनके लिए चिंताजनक बात है। उधर नॉर्थ ईस्ट में 7 में से 3 बचे हैं। तो हिंदी पट्टी जो कमजोर हो रहा था, बीजेपी बढ़ाना चाह रही थी, वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। हालांकि अभी 2 राज्यों में और चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और वहां भी बीजेपी के लिए खासतौर पर जो वो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है। खैर, आपकी नजर में बीजेपी के हार की वजह क्या है, और क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी को डरना चाहिए?